नमस्कार बच्चों, क्लास 7th एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत सेकंड का चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा, तो देखिए सेकंड नंबर चैप्टर क्या कहता है। सेकंड नंबर चैप्टर में बारे में हम नए राज्य और उनके राज्य, नए नए राजा थे जिन्होंने कौन कौन से राज्य स्थापित किए, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जो कि मानचित्र फर्स्ट, ये जो अब हमारा ये जो इमेज दे रखी है, भारत की जो इमेज दे रखी है, इसके अंतर्गत बताया गया है। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लगा के 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत 7वीं से लगा के 12वीं शताब्दी के बीच में जिन जिन राजाओं ने राज किया, ठीक है, जैसे चौहान, जैसे कि राजस्थान में चौहान वंश थे उस समय, तो ये जिन जिन के बारे में बताया, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश थे, चंदेल वंश था, इधर कन्नौज के अंतर्गत था। ठीक है, ये सारी चीजें ये 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी में जिन जिन लोगों ने, चोल राजा थे, दक्षिण में चोल राजाओं का, फिर उससे भी दक्षिण में चेर राजाओं का प्रभुत्व था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। समझ में आया? जो राजा लोग होते थे, जो वहां के, आप यूं कह सकते हैं जमींदार कह सकते हैं, उन्हें ये सामंत या मातहत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों को का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कर्नाटक में किसका राज चलता था? चालुक्य राजाओं का। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इसके याजक जन्मजा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया? अगर वह क्षत्रिय वंश के नहीं है, फिर भी इस युद्ध के करने के बाद वह दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के अनेक राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। आगे देखिए बेटा, राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कई ने महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं के भी राजा, महाराजाधिराज, ये इनको उपाधि दी जाती थी। त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों के स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्ती किसे कहते हैं? 3 भवनों के स्वामी। और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ठीक है, लेकिन इस तरह के दावों से बावजूद वे अपने सामंतों को साथ ही साथ किसान, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मान्यता, मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता है। समझ में आ गया? जितने भी उत्पादक होते थे, जितने भी किसान हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते, इनसे हमेशा उनका एक कोई भी हिस्सा हुआ करता था, उसको उन्हें त्यागने के लिए कहा जाता था कि ये चीज तुम त्यागो, और इसके लिए उसे बाध्य किया जाता था।
ठीक है। और इस हिस्से को वो लगान समझ के वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जितने भी व्यापारी होते थे उनसे राजस्व कर भी लिया जाता था। 400 कर थे। देखते हैं कौन कौन से 400 कर थे। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों के विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जिसकी सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वेट्टी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है। मतलब नकद पैसा न देके तुम यहाँ पे श्रम करो, इस तरीके का लगान उनसे वसूला जाता था, जिसका नाम है वेट्टी, यानी कि जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर की ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि बहुत सारे कर वसूले किए जाते थे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आगे चलिए, नेक्स्ट है प्रशस्तियों और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। फिर है नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट की क्या क्या उपलब्धि थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम बेटा, कि कई शासकों ने प्रशस्तियों की अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रशस्तियों के बारे में वैसे ही आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्या क्या था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन की इस प्रकार है। उसे आंध्र, सैंधव, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, और कलिंग जिसको कहते हैं उड़ीसा का एक हिस्सा था, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब ये राजकुमार थे। कौन? नागभट्ट। समझ में आ गया? आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके सामने धराशायी हो गए जब वे केवल और केवल राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का एक हिस्सा है, अनर्थ यानी गुजरात का एक हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, किरात यानी वनवासी या तुरुक्ष यानी तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य, इन राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया था। किसने? नागभट्ट ने किया था। ठीक है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। समझ आया? पुरस्कार के रूप में उन्हें भूमि दे देते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाला को दिए जाते थे। ठीक है बेटा, आगे चलिए। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था इनको? यह चोल के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज है: फलादार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों का तालाब, मधुमक्खियों की छत्ती, गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पकी ईंटों पर बनी
ऊपर माले के बड़े कमरे पर बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकते हैं, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो जाए। ठीक है, आगे चलिए बेटा। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हण नाम एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। अंडरलाइन करना है बेटा यहाँ पे कि संस्कृत में एक काव्य रचा गया था जो कि कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया गया था, जिसे कल्हण नामक रचनाकार द्वारा लिखा गया। कल्हण ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले से इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया और प्रशस्तियों को लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ माना जाता था। 12वीं सदी में ऐसा कभी ग्रंथ मिला ही नहीं था जैसा इसे माना जाता था। आपने यह गौर किया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धन के लिए युद्ध है। ठीक है, धन अगर प्राप्त करना उसके लिए भी युद्ध होता था। आपने ये गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अंडरलाइन कीजिएगा, गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जिसके बारे में बताया जा रहा है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण का लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी रचना त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जबकि वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अब उसके बारे में देखेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का एक सुल्तान महमूद था। ठीक है, जैसे उसको नॉर्मली महमूद गजनबी के नाम से ही जाना जाता था। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे शासकों का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद गजनबी था, जिसने ना हमेशा युद्ध किया और वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे उन्हें भी अपने युद्ध का शिकार बनाया। उसके मंदिरों की मूर्तियों को चुराना, वहां के मंदिरों की तहस नहस करना, ये सारा काम करता था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान तथा उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल कोई न कोई उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जितने बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे वहां की मूर्तियों को चुराना, उसे तहस नहस करना, ये उसका काम हुआ करता था। जिसमें से गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो सबसे ज्यादा उसने शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। समझ में आया? जो धन यहाँ से सोमनाथ मंदिर से वो चोरी करके लेके गया था, उससे उसने गजनी क्षेत्र में एक बहुत बड़े राजधानी का निर्माण किया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, इसलिए उसने एक अल बरूनी नामक एक विद्वान को अपने साथ रखा था, जो उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखने का काम सौंपा था उसको। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, यानी चौहान राजा थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो चौहान राजवंश, अजमेर के जो चौहान राजवंश थे उसका राजा था, जिसका कार्यकाल कितना था 1168 से लगा के 1192 तक का था। ये बहुत ही अपने काल में इसने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करवाए थे, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता था। इसका युद्ध
सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक से हुआ था। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गौरी के द्वारा जो इसका पहला युद्ध हुआ था उसमें तो उसने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। इसमें 1191 में परास्त कर दिया था। लेकिन जब दूसरे ही साल मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, उसे बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उसकी आंखों उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है, उसकी आंखों को नोच लिया गया, उसकी आंखों से अंधा कर दिया गया। लेकिन वह उसकी जेल में बंदी होने के बावजूद उसने पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे। शब्द भेदी बाण से तात्पर्य है बेटा कि वे सिर्फ और सिर्फ शब्द सुनकर कहीं जहां कहां से आवाज आ रही है उस तरफ अगर वो तीर चलाए तो उनका तीर का निशाना सही बैठता था। तो वो आंखों से अंधे हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा शब्द भेदी बाण चलाया कि आंखें ना होते हुए भी उसने मोहम्मद गौरी को मार डाला और अंत में मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने पृथ्वीराज तृतीय को भी मार डाला। इस तरीके से दूसरे ही वर्ष 1192 में वो हार गए और इसी के साथ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू देखेंगे। आज की क्लास में इतना है।